हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कूल लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने इमेजेस को जो है फैच करना है किसी वेब एपीआई से और उसे जो है डिस्प्ले करवाना है टेबल व्यू के अंदर। मगर इस एग्जांपल के अंदर एक नई टेक्निक जो कि है लेज़ी लोडिंग, वो हम सीखेंगे। और जो लेज़ी लोडिंग है वो बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनएस कैश। कहने का मतलब पहली बार जब एप्लीकेशन रन होगी तो जो इमेजेस हैं वो बेसिकली फैच होंगी वेब एपीआई से, उनको इंटरनेट की हेल्प से डाउनलोड किया जाएगा एप्लीकेशन के अंदर और उन सारी इमेजेस को साथ बाय साथ हम एनएस कैश में जो है स्टोर करवाएंगे। और इन केस यूज़र अप एंड डाउन स्क्रॉल करता है टेबल व्यू को, तब हम जो इमेजेस हैं वो दोबारा से डाउनलोड नहीं करवाएंगे वेब एपीआई से। हम तब जब हमारे पास ऑलरेडी इमेजेस जो हैं वो एनएस कैश के अंदर अवेलेबल होंगी, उस टाइम पे हम जो इमेजेस हैं उनको डायरेक्टली लोकली जो iOS की एप्लीकेशन की मेमोरी है उसी में से फैच करेंगे। और जो इमेजेस हमारी अवेलेबल नहीं होंगी एनएस कैश में, वही इमेजेस हम जो है वेब एपीआई से फैच करेंगे। कहने का मतलब इसमें जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। और जो लेज़ी लोडिंग का मतलब है, हमें हर बार इमेजेस को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एप्लीकेशन के अंदर। हम एक ही बार में जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करवा लेंगे और बाद में उन्हें रिपीटेडली जो है लोकली एनएस कैश में से ही फैच करके यूज़र को डिस्प्ले करते जाएंगे, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ेगी और एप्लीकेशन की जो एग्जीक्यूशन है वो स्पीड अप होगी। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पहले से ही एप्लीकेशन रेडी करके रखी हुई है ताकि आपको इस एग्जाम्पल की जो वर्किंग है वो सबसे पहले पता लग पाए। तो जिस वेब एपीआई से मैंने डेटा फैच किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं dog.ceo एक वेबसाइट है, उसमें जो हमारे पास एपीआई अवेलेबल है डॉग्स की ब्रीड्स के रिलेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय ब्रीड। और ये वाली जो वेब एपीआई है इसको मैंने यूज़ किया है और जो इस वेब एपीआई से हमें डेटा मिलता है वो आप देख सकते हैं नीचे जेसन फॉर्मेट के अंदर। काफ़ी सारी जो इमेजेस हैं डॉग्स की, उनकी जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। हमने हर एक लिंक की हेल्प के साथ जो डेटा है उसको डाउनलोड करवाया है, इमेजेस को डाउनलोड करवाया और उसे एनएस कैश के अंदर स्टोर करवाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैंने इमेजेस को स्क्रॉल करना शुरू किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है कि फैचिंग इमेज फ्रॉम इमेज कैश, और ये इमेज का नंबर है। और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा और जो इमेजेस हमारी एनएस कैश में अवेलेबल नहीं होगी उसमें यहाँ पे लिखा आया है कि फैचिंग इमेज बाय डाउनलोडिंग। और देखिए मैं अगर ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो मुझे पता है कि इमेजेस जो हैं वो पहले से ही डाउनलोड हो चुकी हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो इमेजेस फैच हुई हैं वो बेसिकली इमेज कैश में से ही फैच हुई हैं। तो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल नीचे की तरफ बढ़ूँगा, क्योंकि पहली बार इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड हो रही हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ चुका है कि फैचिंग इमेज बाय डाउनलोडिंग। और एक बार अगर इमेज डाउनलोड हो जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस टाइम पे वो दोबारा से इमेजेस को डाउनलोड नहीं करता अगर हम टेबल व्यू को अप एंड डाउन जो है स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं। तो लेज़ी लोडिंग यही है कि आपने इमेजेस जो हैं वो पहले से डाउनलोड कर ली है एनएस कैश के अंदर, और अगर रिपीटेडली उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपको दोबारा से इमेजेस को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इमेज कैश में से ही डेटा को जो है फैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ और यहाँ पे मैंने एक बार आइटम का जो बटन है वो लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं रिफ्रेश। और अगर मैं इस रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेबल हैज़ बीन रीलोडेड। और फिर से सारी इमेजेस जो मेरी फैच हुई हैं वो बेसिकली इमेज कैश में से ही फैच हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर एनएस कैश कैसे वर्क करता है इसके बारे में आपको पहले नहीं पता तो आप मेरे इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल जो मैंने
जो बेसिक है NS कैश के उसको मैंने टीच करवाया है, तो आप उनको फॉलो ज़रूर कर लें। अगर नहीं भी आप करना चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो के अंदर कैसे NS कैश को क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें डेटा स्टोर करते हैं, कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं, वो सारी फंक्शनिंग मैंने इस वीडियो में भी जो है वो ऐड कर दी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि इस तरीके की हमारी एप्लीकेशन है आज की। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है कि जब भी मैं कोई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं तो मैं अपनी वीडियो के साथ जिस भी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करता हूं उसके रिलेटेड जो थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन ज़रूर करता हूँ, ताकि आप गूगल पे सर्च करके इस टॉपिक्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है लेजिंग लोडिंग। तो लेज़ी लोडिंग को हम यूज़ करते हैं डाउनलोड करने के लिए इमेजेस को, और इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो फ्रीज़ ना हो जब भी इमेजेस डाउनलोड हो। और अगर आप बार बार अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं जिसमें डेटा वेब एपीआई से फैच होता है, तो अगर आप बार बार डेटा को फैच करवाएंगे स्क्रॉल करते वक्त, अगर इस एग्जांपल की बात करें तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फ्रीज़ हो सकती है। तो इसलिए हमने लेज़ी लोडिंग का कंसेप्ट जो है वो ऐड किया है, ताकि आपकी जो प्रोग्राम की जो इनिशियल ओपनिंग टाइम है वो यहाँ पे स्पीड अप हो पाए, और इसको आप डायनेमिक फंक्शन लोडिंग भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं NS कैश की। तो NS कैश बेसिकली एक म्यूटेबल कलेक्शन है। म्यूटेबल का मतलब हम इसमें डेटा ऐड भी कर सकते हैं, डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, डेटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और बेसिकली इसका हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी डेटा को स्टोर करवाने के लिए, और डेटा जो है वो ट्रांजिएंट टाइप का होगा। ट्रांजिएंट का मतलब कुछ देर के लिए हम उसको यूज़ करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, और जो उसमें डेटा की वैल्यू की पेयर के फॉर्म के अंदर होगा। की वैल्यू का पेयर जो है वो आपने डिक्शनरी में भी देखा होगा कि हर एक की के रिस्पेक्टिवली एक वैल्यू हम स्टोर करते हैं। तो सेम उसी वे के साथ हम जो NS कैश है उसको भी यूज़ करेंगे, और इसकी रिक्वायरमेंट तब आपको पड़ेगी जब आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लो होंगे। और NS कैश एंड डिक्शनरी के अंदर एक बड़ा ही मेजर डिफरेंस है कि NS कैश में अगर आप डेटा स्टोर करवाते हैं और IS को, ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि उसे और मेमोरी की रिक्वायरमेंट है किसी और फंक्शनिंग के लिए, तो वो NS कैश में से डेटा को रिमूव करवा सकता है ऑटोमेटिकली मेमोरी को फ्री अप करने के लिए। और चलिए आगे बात करते हैं कि हमने वेब एपीआई से या किसी URL से अगर डेटा फैच करना हो तो हम कौन सी टेक्निक को जो है वो यूज़ करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंदर डेटा टास्क कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ URL सेशन, वो कंसेप्ट सीखेंगे। और आगे बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर की। तो कंप्लीशन हैंडलर बेसिकली एक फंक्शन ही है, मगर इसमें एक स्पेशल फीचर है कि जब भी कंप्लीशन हैंडलर को कोई टास्क दिया जाता है तो ये अपनी टास्क को कंप्लीट करने के बाद जो भी फंक्शन इसको कॉल करता है उसे ये फीडबैक देता है और बताता है कि मैंने जो टास्क मुझे मिला था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, ताकि जो एप्लीकेशन के अंदर अदर प्रोसेसिंग है वो विदाउट इंटरप्शन जो है वो चल पाएँ। और आगे बात करते हैं UI टेबल व्यू की। तो iOS के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू को टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है ये बेसिकली UI टेबल व्यू की सुपर क्लास है। और चलिए फ्रेंड्स, ये थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस एग्ज़ाम्पल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से एक्सकोड के अंदर।
और ये किस टाइप की एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे, सिंगल व्यू ऐप। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली लिख देता हूँ लेज़ी लोडिंग वेब एपीआई टेबल व्यू। इस तरीके से एक नेम प्रोवाइड कर दिया है मैंने। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो यहाँ पे है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। और अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कितने इजी वे के साथ हम ये वाली एप्लीकेशन को जो है वो डेवलप करेंगे। तो चलिए अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेबल व्यू और इस टेबल व्यू वाले यूआई एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इस टेबल व्यू के ऊपर हमने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता हूँ। 4 साइड्स पे मैंने 0 वैल्यू ऐड करनी है और इन 4 कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना है इस तरीके से। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो प्रोटोटाइप सेल इसकी प्रॉपर्टी है टेबल व्यू की, इसको हमने करना है 1। अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो रो की हाइट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। मैंने 250 यहाँ पे ऐड कर दी है वैल्यू। अब हमने टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी रो की हाइट करनी है 250। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को यहाँ पे सर्च करना है और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टेबल व्यू के सेल के अंदर। और इसकी जो विड्थ है वो आपने करनी है 200, यहाँ पे 220 कर सकते हैं और हाइट भी 220 कर सकते हैं। और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ बिल्कुल हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में। अब हम इस इमेज व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले इस चेक मार्क्स को अनचेक करेंगे, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट। इस तरीके से आपने कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर करने हैं और ऐड करना है इन्हें एज ए कंस्ट्रेंट। अब आपने असेस फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे एक एम्प्टी इमेज जो है वो ऐड करनी है, ताकि जब आप इमेज को डाउनलोड करें इंटरनेट से तो यूज़र को कुछ समय के लिए एक एम्प्टी इमेज जो है वो इमेज व्यू के अंदर जो है वो नज़र आनी चाहिए। इसलिए मैंने इस तरीके की एक इमेज जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड की है और इसे इंपोर्ट किया है प्रोजेक्ट के अंदर, इस असेस्ड फोल्डर के अंदर। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और यहाँ पे बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी है। तो इस इमेज व्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एम्प्टी इमेज। अब इस टेबल व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप, सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप और अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट।
तो दोनों ही जो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने इस टेबल व्यू के जो सेल है इसके लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल और कोका टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सुपर क्लास में UI टेबल व्यू सेल, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हैं। इस तरीके से आपने एक नई फाइल क्रिएट करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसे क्रिएट करना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो नई जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इसको कनेक्ट करना है अपने टेबल व्यू के सेल के साथ। तो मैं यहाँ पे टेबल व्यू के सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो क्लास मैंने क्रिएट की उसका नेम लिखने की कोशिश करनी है। तो जैसे हम थोड़ा सा नेम लिखेंगे जो एक्स कोड है ऑटोमेटिकली सारा नेम फैच कर लेगा। आपने एंटर प्रेस करना है। जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। अब हमने इस सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम है वो यहाँ पे सेट करना है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, बस कोशिश करनी है कि जो नेम आपने यहाँ पे असाइन किया है आइडेंटिफायर को, जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो तब आपको जो सेम नेम यहाँ पे दिया होगा वही नेम कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने इस डॉट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर। चलिए मैंने नेविगेशन कंट्रोलर ऐड कर दिया है और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ बिल्कुल पैरेलल इसके, इस तरीके से। इसको फिर से जूम करते हैं। अब हमने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जो नेविगेशन आइटम के अंदर इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी से ऐड करना है बार बटन आइटम। इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे ऊपर, ताकि यहाँ पे रिफ्रेश बटन जो है वो मैं डिस्प्ले करवा पाऊँ। इसको मैं लिख देता हूँ रिफ्रेश। अब हमने IB आउटलेट्स क्रिएट करने हैं, तो वो किस तरीके से क्रिएट करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। IB आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। और यहाँ पे मैं असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे माउस का कर्सर। साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि कोड आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ पाए। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है यहाँ पे वो है व्यू कंट्रोलर। अब हमने क्योंकि टेबल व्यू का भी जो IB आउटलेट था वो हमने क्रिएट करना था, उसको व्यू कंट्रोलर में ही क्रिएट करना था। चलिए व्यू कंट्रोलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो चुकी है क्लास, तो लगे हाथ टेबल व्यू का जो IB आउटलेट है वो पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई टेबल व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस रिफ्रेश वाले जो बार आइटम बटन का जो IB एक्शन है वो भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए इस रिफ्रेश वाले बटन को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसे आपने सबसे नीचे ड्रॉप करना है ताकि ये IB आउटलेट की जगह पे IB एक्शन क्रिएट हो पाए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिफ्रेश टेबल व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब आपने इस टेबल व्यू के सेल के अंदर जो इमेज व्यू है इसका भी IB आउटलेट क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू यहाँ पे हम क्लास को ओपन करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर अब हम क्रिएट करेंगे इस सेल की जो इमेज व्यू का जो IB आउटलेट है वो। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और नेम आप IB आउटलेट का कोई भी ले सकते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए IB आउटलेट एंड IB एक्शन भी हमारे यहाँ पे बन चुके हैं ईजिली। अब मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और हर एक फाइल को सेव करते हैं ताकि जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं कोडिंग करते वक्त वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कोडिंग में रिफ्लेक्ट हो पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो हमारा बन चुका है। अब हमने कोडिंग की तरफ फोकस करना है। तो अगर मैं आपको ओरिजिनल ऐप यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वेब API से हमने डेटा फैच किया और उसे यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है।
और अगर मैं आपको वेब एपीआई दिखाऊं तो वेब एपीआई हमें इस तरीके से हर एक इमेज का जो यूआरएल है वो हमें प्रोवाइड करता है जेसन फॉर्मेट के अंदर। मगर एप्लीकेशन के अंदर हम डायरेक्टली ये जेसन फॉर्मेट जो है वो, जिसे हम जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन भी कहते हैं, इसको डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें इस जेसन को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने से पहले हमें एक डिफ़ाइन करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल, स्विफ्ट फाइल होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का नेम आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ डॉग डेटा और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपने यहाँ पे लिखना है स्ट्रक्चर डॉग डेटा और यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे कोडेबल। कोडेबल हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो डेटा वेब एपीआई से मिल रहा है वो बेसिकली है जेसन फॉर्मेट में, और जो डेटा हमने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना है वो बेसिकली होगा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। तो इन दोनों की जो कन्वर्जन है वो हमें ये वाला जो कोडेबल प्रोटोकॉल है यही प्रोवाइड करेगा। अब हमने यहाँ पे दो लेने हैं प्रॉपर्टीज़, एक होगी मैसेज जो कि स्ट्रिंग टाइप की एरे है और यहाँ पे होगा स्टेटस जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप की एक वेरिएबल। तो आपने कोशिश करनी है जो नेम प्रॉपर्टीज़ के यहाँ पे लिए हैं आपने वो सेम नेम जो है मैच करने चाहिए इन दो कीज़ के साथ जो हमें जेसन से मिलेंगी, तभी आपकी जो कन्वर्जन है वो यहाँ पे प्रॉपरली पॉसिबल हो पाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा देता हूँ स्टेटस की। चलिए हमारी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बन चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम व्यू कंट्रोलर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे अपनी बाकी कोडिंग है वो करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स और क्रिएट करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले डॉग और डेटा किस टाइप का होगा, डॉग डेटा स्ट्रक्चर टाइप का होगा, ऑप्शनल होगा, डॉग इमेज ऑल लिंक्स। ये एक एरे होगी जिसमें हम जितने भी लिंक्स हमें इस तरीके से रिसीव हुए हैं जेसन में से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लिंक्स हैं, इन सारी इमेजेस के जो लिंक्स हैं वो इस एरे के अंदर जो है वो स्टोर करेंगे। अभी के लिए ये ब्लैंक एरे होगी। अब हमने एक यहाँ पे NS कैश जो हमारी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसकी जो की की टाइप होगी वो NS स्ट्रिंग होगी और जो वैल्यू होगी वो बेसिकली एक इमेज होगी इस तरीके से। तो अब हमने जो डेटा है वो वेब एपीआई से फैच करना है। तो वेब एपीआई से फैच करने के लिए हम एक अलग से जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और ये मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ यूज़र डिफाइंड फंक्शन फैच डेटा। नेम आप कोई भी रख सकते हैं यहाँ पे। और अब हमने यहाँ पे लिखना है लेट यूआरएल स्ट्रिंग और यहाँ पे हम जो वेब एपीआई का जो लिंक है वो यहाँ पे कॉपी करेंगे पहले और उसे इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पे एक डेटा टास्क जो है वो क्रिएट करनी है यूआरएल सेशन की हेल्प के साथ। और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा टास्क और इसको पास करेंगे सबसे पहले यूआरएल, फिर कंप्लीशन हैंडलर में हम तीन तरीके का जो डेटा है वो प्रोसेस करेंगे, डेटा रिस्पॉन्स एरर। और ये जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर क्लोज हो रहा है उसके बाद आपने इस टास्क को करना है रिज्यूम इस तरीके से। और यहाँ पे हम सबसे पहले गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू डेटा को वैलिडेट करेंगे और एरर को चेक करेंगे कि वो हो नील। और अगर नहीं होती, डेटा वैलिडेट नहीं हो पाता, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एक एरर मैसेज आउटपुट विंडो में। और डायरेक्टली करेंगे रिटर्न, प्रोसेसिंग रुक जाएगी। और अगर
डेटा बिल्कुल परफेक्टली वैलिडेट हो जाता है तो यहाँ पे अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डॉग ऑब्जेक्ट, डॉग डेटा टाइप का, ऑप्शनल होगा। अब हमने यहाँ पे डू स्टेटमेंट को यूज़ करना है और डू के अंदर हम जो जेसन फॉर्मेट है उसको हम अपना स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, डिकोड करेंगे। और अगर डू ब्लॉक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अब हम कैच के थ्रू यहाँ पे उसकी जो एरर है उसको पकड़ेंगे, एरर वाइल डिकोडिंग जेसन स्विफ्ट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो एरर मैसेज है उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे अटैच करेंगे या अपेंड करेंगे। अब हमने यहाँ पे करना है डॉग ऑब्जेक्ट और जेसन डिकोडर की हेल्प के साथ डेटा को डिकोड करना है। और यहाँ पे लिखेंगे डॉग डेटा डॉट सेल्फ फ्रॉम में डेटा, इस तरीके से। चलिए अब हमने कैच ब्लॉक के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको डेटा पास करना है। कहने का मतलब इसको हम वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे। अब हमने डॉग ऑल इमेजेस वाली जो एरे थी उसको भी डेटा यहाँ पे पास करना है, डॉग ऑल डेटा की हेल्प के साथ, मैसेज प्रॉपर्टी की हेल्प के साथ। और क्योंकि हम कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कंप्लीशन हैंडलर के अंदर किसी यूआई एलिमेंट में अपडेशन करते हैं तो हमें मेन थ्रेड में जाना पड़ता है। तो मेन थ्रेड में जाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक और इसके अंदर अब हम माई टेबल को करेंगे रीलोड, ताकि जो डाउनलोड हुआ है डेटा वो हम टेबल व्यू में डिस्प्ले करवा पाएँ। अब हमने क्योंकि यहाँ पे डेटा तो फैच कर लिया, सारे जो लिंक्स थे इमेजेस के वो इसमें आ चुके हैं इस एरे के अंदर फैच डेटा के थ्रू। इस फैच डेटा को हम कॉल कहाँ पे करेंगे, व्यू डिड लोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फैच डेटा। और क्योंकि लिंक बाय लिंक हमने डेटा डाउनलोड भी करना है, इंटरनेट से इमेजेस को डाउनलोड करवाना है और उसे एनएस कैश में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मैं अलग से एक जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे यूज़ करूँगा बिल्कुल लास्ट में, एक्सटेंशन यूआई इमेज व्यू। और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा यूज़र डिफाइंड डाउनलोड इमेज नाम की। इसको 3 पैरामीटर पास करेंगे, सबसे पहले यूआरएल, उसके बाद में जो एनएस कैश का ऑब्जेक्ट था वो भी पास करेंगे इसको हम। और थर्ड नंबर पे हम इसको पास करेंगे काउंटर। चलिए इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले इमेज में हम सेट करेंगे यूआई इमेज, जो कि हमारी ब्लैंक इमेज होगी उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। जब तक इमेज डाउनलोड नहीं हो पाती तब तक हम जो एम्प्टी इमेज थी हमारी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो ये वाली इमेज थी इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और जब इमेज डाउनलोड हो जाएगी, फैच हो जाएगी वेब एपीआई से, तब हम जो ओरिजिनल इमेज है वो ही डिस्प्ले करवाएंगे। अब हम देखेंगे इफ़ लेट जो हमारी यूआरएल जो हमने पास किया है उसकी जो रिस्पेक्टिव इमेज है क्या वो पहले से ही कैश के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरीके से उसको की पास करेंगे। की बेसिकली हमारा काउंटर होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंटर। और अगर वो पहले से ही यहाँ पे मिल जाती है एनएस कैश में, क्योंकि स्क्रॉल करते वक्त यूज़र कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करेगा तो हो सकता है इमेज पहले से ही डाउनलोड हो। तो तब उस केस में जब इमेज पहले ही एनएस कैश में अवेलेबल होगी, स्क्रॉल अगर यूज़र ऊपर नीचे कर रहा है तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली एनएस कैश में से ही जो इमेज है उसको फैच करेंगे, डाउनलोड नहीं करवाएंगे दोबारा से। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेल्फ इमेज इज इक्वल टू सेव्ड इमेज, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट, ताकि बैकग्राउंड पे आपको पता चल पाए कि इमेजेस कहाँ से फैच हो रही हैं।
और इसे कॉन्कैटिनेट करेंगे इमेज नंबर के साथ, बेसिकली काउंटर के साथ। और अगर इमेज जो है वो हमारी अवेलेबल नहीं होती यहाँ पे NS कैश में, तब हम जो इमेज है उसको डाउनलोड करवाएंगे। तो यहाँ पे कंटेंट मोड में कर देता हूँ स्केल टू फिल। फिर से एक डेटा टास्क क्रिएट करेंगे URL सेशन की हेल्प के साथ, और इसको पास करेंगे सबसे पहले URL। फिर से कंप्लीशन हैंडलर के अंदर 3 तरीके का डेटा प्रोसेस करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे जो डेटा टास्क है उसको हम करेंगे रिज्यूम। और यहाँ पे हमने डेटा को वैलिडेट करना है। सबसे पहले HTTP URL रिस्पॉन्स के थ्रू स्टेटस कोड जो है वो चेक करेंगे। स्टेटस कोड होना चाहिए 200 के इक्वल। और अब हमने MIME टाइप चेक करनी है यहाँ पे, वो भी रिस्पॉन्स के थ्रू। और उसकी जो MIME टाइप की जो प्रीफिक्स वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए एज ए इमेज। और तीसरा वैलिडेशन हम यहाँ पे लगवाएंगे, डेटा को चेक करेंगे और एरर चेक करेंगे वो नील हो। और अब हमने डेटा को एज ए इमेज में कन्वर्ट करना है इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पे डेटा लिखेंगे, को डेटा पास करेंगे। और अगर चारों वैलिडेशंस हो जाती हैं तब तो ठीक है, नहीं तो एल्स में हम डायरेक्टली करेंगे रिटर्न। और अब हमने क्योंकि UI एलिमेंट्स में चेंजेस करनी है, तो उसके लिए मुझे फिर से जो मेन थ्रेड है उसमें जाना पड़ेगा सिंक की हेल्प के साथ। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारी NS कैश थी उसमें जो इमेज डाउनलोड हुई है इंटरनेट से, उसको हम स्टोर करेंगे। और यहाँ पे की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पास करेंगे एज ए काउंटर, जिसको आप टेबल व्यू का रो नंबर भी जो है वो कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए जो फंक्शन था वो भी हमने क्रिएट कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पहले पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर वीडियो को यहाँ से यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं, क्योंकि मुझे अब टेबल व्यू को भी इम्प्लीमेंट करना है, तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं फिर से एक एक्सटेंशन और यूज़ करूँगा, व्यू कंट्रोलर। और यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा, डेटा सोर्स UI टेबल व्यू डेलीगेट, इस तरीके से। तो आपको पता ही है, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। और सबसे पहला टेबल व्यू का जो फंक्शन है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ रोज़ जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा डॉग इमेज और लिंक्स में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उतनी हमारे पास रोज़ होंगी टेबल व्यू के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने जो नंबर ऑफ़ रोज़ की काउंटिंग है फेच की है। अब हमने टेबल व्यू का सेकंड फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं सेल्फ और रो एट, इस तरीके का पैरामीटर है। तो इसमें हमने वो वाला कोड लिखना है जिसमें हम हर एक सेल का जो डेटा है उसको किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है टेबल व्यू के अंदर वो मेंशन कर पाएँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट DQ, रीयूजेबल सेल को कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर में सेल इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आपने टेबल व्यू के अंदर सेल को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था तो उसका जो आइडेंटिफायर का नेम आपने यहाँ पे मेंशन किया था वो किया था सेल। तो सेम नेम अब हमने यहाँ पे कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे करना है लेट URL इमेज इक्वल टू URL, इसको स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे। और डेटा कहाँ से आएगा,
तो मैं दोबारा से कर देता हूँ। चलिए एक बार दोबारा से यहाँ पे करते हैं और इसको पास करना है यहाँ पे इसको हम पास करेंगे डॉग ऑल डेटा, और उसके अंदर जो मैसेज प्रॉपर्टी है कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पार डॉट रो, इस तरीके से। अब हमने इसको फोर्सली अनरैप करना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए अब हमने सेल के अंदर जो माई इमेज व्यू है, देख लेते हैं कहाँ पे हमने क्रिएट किया था। माई टेबल व्यू सेल, यहाँ पे माई इमेज व्यू, और इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्यों ये एरर दिखा रहा है यहाँ पे, एक बार फिर से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इस फाइल को मैं एक बार सेव करता हूँ यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल माई इमेज व्यू डॉट, ये फैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक वार्निंग दिखा रहा है, तो आपने करना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको राउंड ब्रैकेट्स में कोड करना है। यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट डाउनलोड इमेज, और इसको पास क्या क्या करेंगे, यहाँ पे URL इमेज जो है इसको फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हमने इमेज कैश डेटा, पहले तो ये वाला वेरिएबल इसको पास करना है, और उसके बाद में हमने ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसको पास करना है, और तीसरा पैरामीटर हमने यहाँ पे पास करना है इंडेक्स पार डॉट रो, उसे हम स्ट्रिंग वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, इंडेक्स पार डॉट रो, इस तरीके से। अब हमने, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल ऐप के अंदर इमेजेस के जो कॉर्नर्स हैं इसको हमने राउंड किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको राउंड करने के लिए माई इमेज की जो लेयर है उसमें कॉर्नर रेडियस जो प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे। वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे 50 प्रोवाइड की है, और इस सेल को अब मैं करूँगा यहाँ पे रिटर्न। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टेबल व्यू का जो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के थ्रू जो फंक्शंस थे कंपलसरी, वो हमने कोड कर दिए हैं, और अब हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो फंक्शन है वो यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जब यूज़र बड़ी फास्टली स्क्रॉल करता है तो इमेजेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं माई टेबल व्यू सेल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो ओवरराइड करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओवरराइड प्रिपेयर फॉर यूज़, सबसे पहले सुपर प्रिपेयर फॉर यूज़, और अब मैं यहाँ पे करूँगा माई इमेज व्यू डॉट इमेज सेट करूँगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो हम यहाँ पे इसको पास करेंगे, और एम्प्टी इमेज। चलिए अब मैं इसको सेव करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को हाइड करते हैं, अनहाइड करते हैं, और आप देख सकते हैं अब आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलता हूँ, और यहाँ पे जो व्यू है इसको सिलेक्ट करते हैं, उसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि पुरानी ऐप और नई ऐप में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आपको हो पाए। तो मैं यहाँ पे पुरानी ऐप को अब बंद कर देता हूँ, और इस नई ऐप को अब हम बिल्ड एंड रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है सिमुलेटर के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो विदाउट किसी एरर के यहाँ पे उसका जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है, बन चुका है। ऐप हमारी सिमुलेटर के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा जो है वो परफेक्टली जो है वो डाउनलोड हो रहा है वेब एपीआई से। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं नीचे को स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से
लिखा आ चुका है यहाँ पे। तो जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। डाउनलोडिंग के लिए यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमने नहीं लगाई, तो वो भी यहाँ पे लगा देते हैं ताकि उसके बारे में भी जो है आपको पता चल पाए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक यहाँ पे ऐड करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। जहाँ पे इमेजेस डाउनलोड हो रही हैं यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, प्रिंट फैचिंग इमेज बाय डाउनलोडिंग फॉर इमेज नंबर। यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे उसको काउंटर के साथ। चलिए इसको मैं फिर से एक बार सेव करता हूँ, स्टॉप करके फिर से बिल्ड एंड रन करते हैं और अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। तो जब इमेजेस इंटरनेट से डाउनलोड होगी तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा आ चुका है कि फैचिंग इमेज बाय डाउनलोडिंग। और अगर वो NS कैश में से आ रही हैं तो इस तरीके से लिखा आएगा। अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो है इमेजेस डाउनलोड होंगी, और अगर ऊपर की तरफ आप मूव करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आएगा कि इमेजेस जो हैं वो इमेज कैश में से फैच हो रही हैं। इससे आपको पता लगता जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है परफेक्टली जो है वो वर्क कर रही है। और इस रिफ्रेश वाले बटन के अंदर भी कोडिंग कर देते हैं, काफ़ी इजी है। बस आपने करना क्या है, टेबल व्यू को जो है रिफ्रेश करना है। यहाँ पे माई टेबल व्यू डॉट रीलोड डेटा, इसको मैं एक बार रन करता हूँ और अब आप देखते हैं। तो ऐप जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी रहेगा आपके लिए इस ऐप को डेवलप करना। तो मैं जैसे नीचे जाऊंगा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर मैं रिफ़्रेश वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, चलिए रिफ़्रेश के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे डेटा आपका रिफ़्रेश हो चुका है। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो लगा सकते हैं। चलिए वो भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। और इसको फिर से रन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इसको अब रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि टेबल व्यू हैज़ बीन रीलोडेड सक्सेसफुली। और जो डेटा फैच हुआ है वो सारा अब हुआ है इमेज कैश में से। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में पता चल चुका है कि किस तरीके से आप वेब एपीआई से डेटा फैच करने के बाद उसे स्टोर करवा सकते हैं NS कैश में, ताकि आप लेज़ी लोडिंग वाला जो कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए कंसेप्ट के साथ, तब के लिए बाय बाय।